Good morning everyone. In today's video, we are going to discuss very important questions for half yearly exam of class 11th physics. तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग और कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, अपन जानते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं फिजिक्स के अंदर, अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं? वी नो वेरी वेल दैट मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? मैटर एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। वर्क बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, सॉरी जूल मत करना, जूल है वो किसकी एसआई यूनिट है? वर्क। और ये वाली पावर की, ठीक है। और ये वाली बताओ फर्स्ट, यू डोंट नो, नहीं पता आप लोगों को? आप फाइंड आउट करोगे अपनी बुक से और मुझे बताओगे। ओके, नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स। पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका जो स्लोप है वो अपने को क्या बताता है? ठीक है, तो सारे ग्राफ आप लोगों को अच्छे से पढ़ के आने हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो अपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा है, वो सारे आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। पूछा क्या था? स्लोप ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है? वो बताता है अपने को वेलोसिटी के बारे में। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, एंड द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वो क्या बताता है? स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम वो क्या बताएगा अपने को? एक्सेलरेशन। वो क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट है वेक्टर, सॉरी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? अपन बोलेंगे वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाएगा? स्केलर। एंड द क्वांटिटी विच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड। जो न्यूटन सेकंड लॉ थी वो किस किस के बिटवीन रिलेशन बताती है? फर्स्टली व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? F इज इक्वल्स टू, क्या हो रहा है? न्यूटन सेकंड लॉ, the statement of Newton's second law is force is equals to product of mass and acceleration। तो क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या पुट अप किया गया है? न्यूटन सेकंड लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड थर्ड क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन। तो अपना एक्सेलरेशन इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, वर्क डन इज जीरो। वर्क डन कब जीरो होता है? फोर्स अप्लाइड इज एन ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम परपेंडिकुलर एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क डन की क्या डेफिनेशन होती है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। द वर्क क्या होता है अपना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। एफ डॉट एस। तो यहाँ पे अपने पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जीरो होने पे वर्क जीरो हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं?
अपना वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। व्हाट हैपन? डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट, द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। सेम क्वेश्चन है, वर्क डन जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, द यूनिट ऑफ मोमेंटम, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम यहाँ पे पूछा है, तो एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए अपने को मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आशीष, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? स्टैंड अप एंड टेल फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला, व्हाट इज मोमेंटम? P is equals to mv, P is equals to mv। ओके, तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला है। मास की जो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अपना ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? वंस अपनी सीट पे बैठो तुम लोग। वेरी शॉर्ट आंसर, जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स को डिफाइन करो। फिजिक्स इज द बेसिक क्वेश्चन, मतलब डिफाइन करना एक बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके, तो ये तो इजी गोइंग से आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ए डायमेंशनल फॉर्मूला? एक डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला को समझने से पहले आपको दो टाइप की क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? जिनको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जाता है, जो कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट होती है। देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये जो सेवन है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज? जिनको डिराइव करना पड़ता है फ्रॉम द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मींस दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। देन यहीं से अपनी डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन आती है। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द बेस क्वांटिटीज ए फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटेड टू। इसमें क्या बताया गया है, कोई भी, जैसे कि अपन कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बेस क्वांटिटी के फॉर्मूलाज की हेल्प से लिखा जाता है। जो अपना डायमेंशंस बनते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये सेवन, इनकी हेल्प से अपन डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख पाते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला अपन ये पता लगा सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इंक्लूड हुई है, मतलब कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से मिलकर अपना डिराइव्ड क्वांटिटी बना है। जैसे अपने पास फोर्स है, फोर्स हो गया, कहाँ गया, वाइट थोड़ी ना था। ओके, छोड़ो उसको। तो क्या था अपना, मतलब फोर्स क्या है, फोर्स का एग्जांपल ले रही थी मैं, फोर्स का एग्जांपल ले रही थी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए
अपने को m और एक्सेलरेशन में जो टर्म्स आएंगी l और t उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अपने को पता चला फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसमें मास, लेंथ, टाइम तीनों की अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई है। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का? m1 l1 t-2। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए अपने। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, 5 मिनट बाद अगर वो उतनी स्पीड से चल रहा है तो अगर वो अपन टाइम इंटरवल ले 5 मिनट का, तो 0 to 5 देखे तो उसने 5 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो 5 किलोमीटर चले, तो ऐसे हर एक टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर अपना पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इन दैट केस वी कैन से दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया सभी को? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दीजिए। तो टाइम क्या है अपना? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अपन ने वर्क जो अभी चैप्टर पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क भी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होने चाहिए स्केलर क्वांटिटीज के। तो यहाँ एक एग्जांपल आपसे पूछा गया है तो तुम आसानी से इसका रिप्लाई कर सकते हो। समझ आ गया सभी को? Next, state the law of conservation of energy. That is very easy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can change into one form to another form. एनर्जी को अपन खत्म नहीं कर सकते, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्या है? ट्रांसफॉर्मेबल। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गए? नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी। यही सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, सेम आपको पैटर्न एग्जाम में देखने को यहाँ पे मिलेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अपनी जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्टली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे दो टाइप की होती है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटीज को अपन स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटीज के आपके पास डेफिनेशन दिया गया है एग्जाम में, तो आपको एग्जाम्पल भी लिख देने हैं, जैसे कि मास हो गया, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया। समझ गए? एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, फिर आता है अपना वेक्टर्स। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इनके तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि फोर्स और वेलोसिटी। प्लस यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे, जो अपना वेक्टर है वो केवल वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। स्केलर अपना अर्थमेटिक्स के रूल को फॉलो करता है, जैसे 1+2=3। ऐसे रूल्स को स्केलर क्वांटिटीज फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर के लिए अलग से रूल बनाए गए हैं, जैसे कि हमने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट रूल उनके लिए अलग से होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल उनके लिए अलग से होता है। उनका मल्टीप्लीकेशन कुछ अलग टाइप से होता है। उनका सब्सट्रैक्शन, एडिशन कुछ अलग टाइप से होता है। जैसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ते हैं। तो वेक्टर को स्पेशल केस से अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। ओके, वो नॉर्मली अरिथमेटिक्स के रूल से एडिशन उनका नहीं होता है, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद एन एग्जाम्पल। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कीजिए, मतलब समझाए। तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस तो होता है जो भी अपन पाथ ट्रेवल करते हैं,
पथ की जो लेंथ है, लंबाई है, उसी को डिस्टेंस बोल देते हैं कि अपन जब पैदल चले तो अपन ने कितनी वहां पे लेंथ कवर करी है, उसी को अपन डिस्टेंस बोल देते हैं। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, किसी भी बॉडी और ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया है, शॉर्टेस्ट छोटे से छोटा इन शॉर्टकट फॉर्म में, उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल दे, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, वो ए पॉइंट पे है, ठीक है, और उसको यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे अपना सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। इस ए पार्टिकल को अपने सी पॉइंट तक पहुंचना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पार्टिकल ऐसे चलेगा, ए टू बी जाएगा, फिर बी टू सी जाएगा, तो ये इसने क्या ट्रेवल की है? यहाँ पे डिस्टेंस, इसने जितनी दूरी तय की है, इसने जितनी लेंथ यहाँ पे कवर की है, उसको क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है। एक दूसरा रास्ता है कि वो डायरेक्ट ए टू सी पहुंच जाए, तो ये जो डायरेक्ट रास्ता है, ये शॉर्टकट जो पाथ है ए का सी तक पहुंचने के लिए, उसको बोला जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो चीज आएगी वो क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में अपन क्या लिख देंगे? Displacement is the shortest distance measured in specified direction between the initial and final positions. For example, if a person walks 3 km east and 4 km north, the displacement is 5 km northeast. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो, और आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एन एग्जाम्पल। न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? हाँ, inertia, law of inertia is called the first law of motion. Second law of motion, once the rate of change of force is equals to mass into acceleration. Yeah, the rate of change of linear momentum is equals to force applied, external force applied के equal होता है the rate of change of linear momentum. Okay, and last अपना न्यूटन थर्ड लॉ. What is Newton's third law? Every action is opposite has equal and opposite reaction. Has equal and opposite reaction. This is Newton's second law. A book lying on a table exert a downward force on the table and the table exert an equal upward normal force to the book. क्या, जैसे कि टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखी गई है, तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रही है? फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और उसको बैलेंस करने के लिए टेबल भी अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू उसके ऊपर क्या कर रही है? एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो यहाँ पे एवरी एक्शन अपोजिट टू रिएक्शन होता है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बार आप लोग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का तीनों का एक क्विक रिवीजन यहाँ पे ले लेना जब भी आप एग्जाम देने जाओ तब। ओके, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो अपन ने दो टाइप्स की वेलोसिटीज पढ़ी थी, कौन कौन सी? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे? the velocity of an object or any particle or any body at any particular instant of time. किसी भी particular instant of time पे अगर अपन किसी particle, object या body की velocity check करते हैं, that तो उस टाइम पे वो जो velocity होती है उसी को क्या बोलेंगे अपन? instantaneous velocity बोलेंगे। instantaneous velocity is the velocity of an object. Instantaneous velocity is the velocity of an object at a particular instant of time or at a specific point along its path. It is the limit average velocity at the time interval approaches to zero. Understand? समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट आगे स्टेट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन रूल्स के दो लोग पढ़े थे अपन ने, फर्स्ट इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपने को क्या कहता है? अगर अपने पास वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है अपने पास जिसकी जो साइड है वो एक वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है ऐसे।
ठीक है। देन जो अपना जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसके रिजल्टेंट को बताता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है अपना, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम drawn from a point, then their resultant is represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। कि एक पॉइंट से अगर पैरेललोग्राम की जो साइड है, एडजेसेंट साइड, वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, देन सेम पॉइंट से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को वहां पे एक्सप्रेस करेगा। दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, समझ आ गया। क्वेश्चन 21, एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स विद एन एग्जांपल। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल के साथ। दो फोर्सेस पढ़ते हैं अपन, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने के लिए जिस मोशन की अपने को, सॉरी, जिस फोर्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंटर से अवे लगता है, सेंट्रीपिटवर्ड्स लगता है। तो जो मोशन है उसको मेंटेन करने के लिए, सर्कुलर रोटेशन मोशन को मेंटेन करने के लिए इस फोर्स की जरूरत पड़ती है सर्कुलर पाथ में। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर के टुवर्ड्स लगता है। ओके, द सेंटर ऑफ द सर्किल। एग्जाम्पल, द टेंशन इन स्ट्रिंग दैट कीप्स ए स्टोन रोटेटिंग इन ए सर्किल। ठीक है, अपन किसी स्ट्रिंग से अगर स्टोन को टाई करके रोटेट करवाए तो जो टेंशन, जो फोर्स लगता है वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। वहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, डिफाइन पावर, डिफाइन पावर एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, कार्य करने की जो रेट होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड द फॉर्मूला ऑफ पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का क्या होता है जूल, टाइम का सेकंड, देन जूल पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2, और टाइम का t। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m1 l2 t माइनस 3। तो m1 l2 t माइनस 3 द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होती है उसको अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर मास हो, कुछ ना कुछ एम मास हो, और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ स्पेस में मूव कर रहा है, देन इन दैट केस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपना होता है। समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी भी बॉडी या फिर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो एनर्जी पोजेस होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो स्प्रिंग के एनर्जी हमने स्टडी की थी कि स्प्रिंग वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कितनी एनर्जी वहां पे स्टोर्ड हुई थी, या फिर किसी बॉल को अपन अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे, वहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई थी। इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है mgh। क्या फॉर्मूला होता है mgh, किसमें, ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट ऑफ द पार्टिकल, कि कौन सी हाइट से पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, उस हाइट को अपन h बोलते हैं। ठीक है, तो
तो ये सारी चीजें हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखा है। एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन को एक्सप्लेन कीजिए। हमने कोलिजन में जब पढ़ा था तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, दो टाइप्स के कोलिजन पढ़े थे, इलास्टिक कोलिजन एंड द सेकंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। जब कोई भी पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो दो चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहां पे, फर्स्ट इज एनर्जी एंड द सेकंड वन इज मोमेंटम। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन तब होता है कि कोई दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन का फिनोमिना अगर कहीं पे हो रहा है तो उस केस में अगर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो मोमेंटम और एनर्जी अगर दोनों कंजर्व रहते हैं तो अपन बोलेंगे वो जो कोलिजन है वो कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। कहने का मतलब है इन इलास्टिक कोलिजन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन सी चीजें कंजर्व रहती है? इन इलास्टिक कोलिजन में, इनलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। ओके, तो ये तो बात थी अपनी इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन की। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन को लिखना है। आगे फॉर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, अगर दो पार्टिकल अपने क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, ओबिटेन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन। दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रहा है वहां पे, तो उस कोलिजन में वेलोसिटी का जो अपने को लास्ट में फॉर्मूला मिला था वो अपने को कैलकुलेट करना है कि क्या वहां पे वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ये डेरिवेशन है, वैसे तो अपन क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन, इसको अपन क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो देखो तुम लोग इस डेरिवेशन को ध्यान से देख लो एक बार और। अपने पास दो पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ए है जिसका कुछ ना कुछ मास है यहाँ पे m1। ओके, ये इधर u1 वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है स्पेस के अंदर। इन द सेम वे यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल उसको मैं बी पार्टिकल बोल रही हूँ, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है, वो स्पेस के अंदर, इसका जो मास m2 है, स्पेस के अंदर कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब मान लो u1 अपना बड़ा है u2 से, तो कोई ना कोई पॉइंट आएगा कि ये दोनों क्या करेंगे, कोलाइड कर देंगे, ये दोनों क्या करेंगे, कोलाइड कर देंगे। तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो फर्स्ट पार्टिकल v1 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा आफ्टर कोलिजन, और सेकंड जो पार्टिकल है आफ्टर कोलिजन v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। ओके, ये वाली जो सिचुएशन है वो बिफोर कोलिजन है, ये वाली जो सिचुएशन है वो बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन क्या है, जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकराए, जब वो v1 v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे, तो ये वाली जो कंडीशन है वो किसकी है, सिचुएशन है वो किसकी है, आफ्टर कोलिजन। समझ गए, समझ आ रहा है सभी को? ओके, तो देखो यहाँ पे कोलिजन के अंदर अपने को ये जो u1 u2 v1 v2, u1 u2 यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज है बिफोर कोलिजन, v1 v2 यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज है दैट इज आफ्टर कोलिजन। तो उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है v1 v2 u1 u2 इस टाइप से। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आपको दो चीजें यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन कौन सा, बाई पहले तो कौन सा कंजर्वेशन करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं। फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, m1 u1, मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके इक्वल होना चाहिए, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 u1 m2 u2 किसके इक्वल होना चाहिए, m1 v1
प्लस M2V2। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन वन। फिर क्या करते हैं अपन इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। उससे पहले इन टर्म्स को हमने रीअरेंज किया था, रीअरेंज करो। M1 वाली टर्म्स को एक साइड ले लो और M2 वाली टर्म्स को एक साइड ले लो। तो यहाँ पे M1 वाली टर्म्स को एक साइड लेंगे तो U1 माइनस V1 M2 V2 माइनस U2। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब फिर क्या करवाते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, सब में से हाफ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन लेके अपन उसको कैंसिल कर सकते हैं, किसको, हाफ को। तो सारे टर्म्स में से हाफ को अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म्स बचेगी अपनी कुछ ऐसे बचेगी M1 U1 स्क्वायर M2 U2 स्क्वायर M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर। क्लियर है। फिर M1 वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और M2 वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। M1 U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो क्या रहेगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करने पर। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। M1 U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या था M1 U1 माइनस V1। इन द सेम वे M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन M2 V2 माइनस U2। ओके, M1 से M1 कैंसिल, M2 से M2 कैंसिल। तो ये जो टर्म बचेगी ये आइडेंटिटी लग जाएगी U1 माइनस V1 U1 प्लस V1। U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा U1 प्लस V1, वो भी आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको ओपन किया है मैंने यहाँ पे V2 प्लस U2। इसको हम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ नहीं, ठीक है, एक बात, ये इक्वेशन 4 है। अब अपने पास एक इक्वेशन और आई थी पहले, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आ गई एक तो अपने पास। एक जो इक्वेशन है इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अपन क्या करेंगे, अपना अगला फिनोमेना है अपन यहाँ से V1 का वैल्यू फाइंड आउट कर ले। इस इक्वेशन से V1 का वैल्यू निकाले, V1 का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दें। तो V1 का वैल्यू यहाँ से निकाल के वहां पुट कर देंगे तो अपने पास किसका वैल्यू आएगा, अपने पास V1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नहीं V2 का आ जाएगा, V2 पहले V2 का निकाल लेंगे और फिर क्या आएगा उसके बाद, फिर सेम वे में यहाँ से अपन क्या करेंगे, V1 का वैल्यू निकालेंगे और V1 का वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो V2 का वैल्यू आएगा। तो इस टाइप से अपने को V1 V2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ आ गई। ऐसे कुछ इलास्टिक कोलिजन का अगर क्वेश्चन आ जाता है, अपने को वेलोसिटी कुछ इस टाइप से ही कैलकुलेट करनी है, तो आज की वीडियोस में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में के बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो एग्जाम में आपको अच्छा करना है, सारे सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना है बार बार। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।